मेरी 17 साल की कंवारी बेटी को 3 दिन से उल्टियां आ रही थीं। वो मुंह पे हाथ रखकर जल्दी से वॉशरूम में चली जाती। मेरे दिल में शक हुआ तो इसे अस्पताल ले गई। फिर डॉक्टर की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई कि मेरी बेटी तो उम्मीद से है। मैं डॉक्टर को हजारों रुपए के बदले बच्चा जाया करने का कहा तो वो कहने लगी कि मैं ऐसा काम नहीं करती, तुम्हें अपनी बेटी पर नजर रखनी चाहिए थी। फिर मैंने बेटी के पेट पर पत्थर, बिस्मा तुम हांडी देख लेना, मैं जरा परवीन से मिलने जा रही हूँ। मैंने अपनी चादर ओढ़ी और अपनी बेटी बिस्मा से कहती हुई घर से बाहर निकल आई। ये मेरा रोज का मामूल था। जब तक मैं दिन में 2-3 दफा अपने मोहल्ले की दोस्तों से मिलकर ना आ जाती, सुकून ही ना आता। यूं तो मेरी खुश इखलाकी पूरे मोहल्ले में मशहूर थी, लेकिन 3-4 दोस्तें मैंने मोहल्ले में बहुत अच्छी बनाई हुई थी। इनके साथ ही बाजार जाना और हर खुशी गमी में इनके साथ शरीक रहना। बल्कि बिस्मा जब कॉलेज जाती तो मैं अक्सर घर की सफाई सुथराई करने के बाद घर को ताला लगाती और अपने किसी दोस्त के घर जाकर बैठ जाती। जैसे ही बच्चों के कॉलेज से आने का टाइम होता तो घर वापस आ जाती थी। लेकिन मैं ये सब अपने शोहर से छुपकर करती थी। इसे सख्त नापसंद था कि मैं घर से बाहर भी निकलूं। शायद मेरी इसी लापरवाही ने मेरी जिंदगी का एक बदसूरत दिन मुझे दिखाया था। मेरा नाम सितारा है। मैं 35 साल की एक शादीशुदा औरत थी। मेरे 2 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी बिस्मा जो 17 साल की कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। इससे छोटा उबैद था जो अभी 8वीं क्लास का तालिबे इल्म था। यूं 2 बच्चों के साथ मैं और शोहर खुशियां भरी अज़दवाजी जिंदगी बसर कर रहे थे। इनकी एक कंपनी में अच्छी नौकरी थी। वो इस कंपनी में पहले आम से वर्कर की हैसियत से भर्ती हुए थे, लेकिन मेहनती और लगन से काम करने वाले थे, इसीलिए जल्द ही इन्हें सुपरवाइजर की नौकरी पर तरक्की हो गई। जब वहां के मालिकों ने देखा कि मेरे शोहर इतनी मेहनत और तवज्जो से काम करवाते हैं तो सुपरवाइजर के बाद वो इंचार्ज बने और इंचार्ज से डायरेक्ट मैनेजर की नौकरी पर आ गए। मेरी खुशियों का कोई ठिकाना ना था, क्योंकि जैसे जैसे तरक्की हो गई वैसे वैसे इनकी तनख्वाह में भी इजाफा होता गया। मैं इन्हें कहती कि देख लो, ये सब मेरे नसीब से मिल रहा है, क्योंकि कहते हैं कि औलाद मर्द के नसीब से है और दौलत औरत के नसीब से आती है। मेरी बात सुनकर वो खामोश रहते। वैसे भी मेरे शोहर एक संजीदा तबीयत के आदमी थे। वो ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे, बल्कि वो मुझे भी कहते कि तुम भी मोहल्ले की दूसरी औरतों की तरह दूसरों के घर की टोर ना रखा करो। मुझे सख्त नापसंद है तुम्हारी ये अजीब सी दोस्तें हैं जो कभी किसी की बुराई कर रही होती हैं तो कभी किसी की। तुम इन सब से दूर रहा करो। लेकिन मुझे तो है जो अपने शोहर की बातों का कोई असर भी हो। मैं इनके सामने तो सर हिला देती, लेकिन जैसे ही वो निकलकर नौकरी पर जाते फौरन ही मोहल्ले में मैं किसी दोस्त के पास पहुंच जाती। फिर इस मोहल्ले वाली औरतों से बातें करती कि ये औरत तो कल बाजार गई, ये औरत ना जाने इतना मेकअप करके कहाँ जाती है। बस हमारी ऐसी ही बातें होती थी जिनका कोई तुक ना होता था। मेरी बेटी बिस्मा कद में अब मुझसे भी ज्यादा ऊंची हो गई थी। 17 साल की उम्र में इसकी मासूमियत अरूज पे थी। वो बेइंतहा की खूबसूरत थी। मैं भी शादी के अव्वलीन दिनों में ऐसी ही दुबली पतली और लंबी चौड़ी खूबसूरत लड़की दिखाई देती थी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ मैं थोड़ी कतबा हो गई। लेकिन मेरे चेहरे के नैन नक्श ऐसे थे जिसकी वजह से मेरे ऊपर मोटापा जचता था। खूबसूरती में मेरी बेटी बिस्मा मुझसे भी 4 हाथ आगे गई थी। अब इसने नया नया कॉलेज जाना शुरू किया था। मेरे 2 ही बच्चे थे, इसीलिए मैं अपने बच्चों की हर मुंह से निकली हुई फरमाइश पूरी कर दिया करती थी। जब बिस्मा कॉलेज जाने लगी तो इसने देखा कि इसकी सारी दोस्तों के पास मोबाइल फोन थे। तब वो घर में आकर मुझसे जिद करने लगी कि अम्मी मुझे मोबाइल चाहिए। मैंने इसे कह दिया कि मैं तुम्हारे अब्बू से पूछकर तुम्हें ले दूंगी। लेकिन जैसे ही मैंने अपने शोहर से बिस्मा की फरमाइश का जिक्र किया तो मुझ पर गुस्से से चढ़ गए। कहने लगे कि इतनी सी उम्र में इसे मोबाइल देकर तुम बिगाड़ दो। वैसे भी मुझे पता है कि तुम दिन भर कहाँ होती हो। जवान बेटी घर में है, इसलिए अब घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आइंदा मैं तुम्हें नगीना के घर जाता हुआ ना देखूं। सख्त नापसंद है मुझे वो आवारा औरत। मेरे शोहर का इतना ही गुस्सा मेरे लिए काफी था, इसलिए मैंने बिस्मा को कह दिया कि तुम्हारे अब्बू मोबाइल फोन के सख्त खिलाफ हैं, इसलिए इन्होंने मना कर दिया है। ये सुनकर बिस्मा का मुंह उतर गया। वो नाराजगी से मुझे देखने लगी। मैं इसकी नाराजगी अच्छी तरह समझती थी, क्योंकि इसे दोस्तों के सामने एहसास से कमतरी होती होगी। अपनी बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखकर मैं हरगिज ना देख सकती थी, इसलिए इसके अब्बू से छुपकर इसे मोबाइल दिलवा दिया। मैंने एक मोहल्ले में एक कमेटी डाली हुई थी 50,000 की, और इस महीने मेरी कमेटी खुल गई थी। इन कमेटी में अपने शोहर से छुपकर डाला करती थी, और फिर जब कमेटी के पैसे आ जाते
तो फिर इन पैसों से ऐश किया करती थी। लेकिन अब मैंने इनमें से आधे पैसों से बिस्मा को मोबाइल लेकर दे दिया और इसे ताकीद की, कुछ भी हो जाए तुमने ये मोबाइल कभी भी अपने अब्बू के सामने इस्तेमाल नहीं करना। वो मोबाइल फोन पाकर बेहद खुश थी। फिर मुझे कहने लगी, अम्मी आप कितनी अच्छी हैं, मेरी हर फरमाइश पूरी करती हैं। मैं अपनी बेटी के मुंह से ये जुमला सुनकर निहायत खुश हुई और फिर इसे सालन बनाने का कहकर खुद नगीना के घर चली गई। अब बिस्मा मेरे सामने तो मुकम्मल आज़ादी से मोबाइल फोन इस्तेमाल कर लिया करती थी, लेकिन जैसे ही इसके अब्बू घर आते तो वो कमरे में छुप छुप कर मोबाइल चलाया करती थी। मेरे छोटे बेटे को भी मैंने कह दिया कि अगर तुमने अपने अब्बू को मोबाइल फोन के बारे में नहीं बताया तो तुम्हें 3-4 महीनों के बाद ही ऐसा ही मोबाइल लेकर दूंगी। मैं सोचती कि जब दुनिया भर के बच्चे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर भला मेरे बच्चे क्यों दुनिया से पीछे रहें, इन्हें भी अपनी खुशी से गुजारने का हक है। फिर एक दिन बिस्मा जाने लगी तो मैं बैठकर चाय पी रही थी। मेरी नजर इसके चेहरे पे गई। आंखों में काजल और होंठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाए आज वो बड़ी बड़ी सी लग रही थी। मैं हैरान हुई कि बिस्मा इतना तैयार होकर कॉलेज क्यों जाती है। फिर सोचा कि नया जमाना है, आजकल की लड़कियां पुराने जमाने की नहीं है कि बुरके का बुकल मारा और घबराती कांपती बाहर चली गई। बिस्मा जब कॉलेज जाने लगी तो मेरे शोहर का कहना था कि इसे अबाया पहनाकर भेजा करो, लेकिन मैं सोचने लगी कि अभी इसकी उम्र 17 वर्ष तो हुई है, ऐसी भी क्या जल्दी है कि अभी से ही बुर्का पहनना शुरू कर दो। शादी के बाद तो वैसे ही शोहर ने पाबंदियों में जकड़ लेना है, जब तक माँ बाप के घर है जब तक तो ये ऐश की जिंदगी गुजारे। बिस्मा रोजाना कॉलेज से 1 बजे घर आ जाती थी, लेकिन एक दिन 2:30 बज गए और वो वापस ना आई। मैं परेशान हो गई, इसलिए फौरन ही इसके मोबाइल का नंबर मिलाया और इसे कॉल करने लगी। शुक्र था कि इसने फोन उठा लिया। मुझे कहने लगी कि अम्मी मैं अपनी दोस्त की इयादत करने आई हूँ, बस अभी वापस आती हूँ। हम सारी दोस्तें इकट्ठी हैं, इनके साथ ही वापस आ जाएंगी। इसकी बात पर मैं मुतमईन हो गई। फिर मैं अपने कामों में मसरूफ हो गई। इस दिन वो 3 बजे लेट आई। मैं इसे कहने लगी कि इतनी लेट ना आया करो, 5 बजे तो तुम्हारे अब्बू घर आ जाते हैं। अगर अल्लाह ना करे किसी दिन वो जल्दी काम से लौट आए और तुम्हें घर में ना देखा तो मेरी शामत आ जानी है। पता भी है कि तुम्हारे अब्बू कितनी सख्त तबीयत के मालिक हैं। बिस्मा कहने लगी कि अम्मी तो क्या हुआ, मुझे पता है कि आप मेरे सारे मामलात अच्छे से संभाल लेती हैं। मेरी बेटी मुझ पर किस कदर भरोसा करती है। इसकी बात सुनकर मैं खुशी से झूम उठी। इसे मोबाइल लिए हुए 5-6 महीने हुए थे। मैं खुश थी कि मेरे शोहर को बिस्मा के मोबाइल लेने का पता ही न चला था। वैसे भी वो छुप छुप कर मोबाइल फोन इस्तेमाल करती थी। फिर एक दिन शाम के 4 बज गए और बिस्मा कॉलेज से नहीं आई। मैंने 3-4 दफा इसे कॉल की, लेकिन इसका फोन मुसलसल बंद जा रहा था। मैं बेहद परेशान हो गई। 4 बजने वाले थे। 5 बजे मेरे शोहर फैक्ट्री से वापस आ जाते थे। मैं दुआ कर रही थी कि बिस्मा इनके आने से पहले पहले घर वापस आ जाए, वरना मेरी शामत यकीनी थी। तभी मैंने अपने बेटे उबैद को घर पे रहने का कहा और खुद अपनी चादर लेकर मोहल्ले में रहने वाली बिस्मा की दोस्त हरीम के घर चली गई। हरीम सामने ही बैठी कॉलेज का कोई असाइनमेंट बना रही थी। मुझे देखकर सलाम किया तो मैंने इससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, आज कॉलेज में कोई फंक्शन वगैरह था? अभी तक बिस्मा कॉलेज से वापस नहीं आई। हरीम मुझे मुंह बनाकर कहने लगी कि आंटी अब बिस्मा के साथ मेरी कोई दुआ सलाम नहीं। कई महीने हो गए मैंने इससे दोस्ती खत्म कर दी है। इसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। कहने लगी क्या हुआ, तुमने मेरी बेटी से क्यों दोस्ती खत्म की? तो वो कहने लगी आंटी इसने कॉलेज की आवारा लड़कियों से दोस्ती पाल ली थी। इनके साथ ना जाने घूमने फिरने कहाँ कहाँ जाया करती थी। अक्सर ही कॉलेज से आधी छुट्टी लेकर चली जाती थी। मैं रोज रोज कॉलेज के गेट पर खड़ी रहती, इसका इंतजार किया करती, लेकिन वो मुझे मना कर देती कि मेरा इंतजार ना किया करो। इसलिए मैंने इससे दोस्ती खत्म कर दी और अब अकेली ही आती जाती हूँ। बिस्मा की दोस्त हरीम की बातों ने मेरे होश उड़ा दिए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने भी जा सकती थी। अपने भारी होते सर के साथ मैं घर वापस आई तो मुझे शदीद गुस्सा आया, क्योंकि बिस्मा सामने ही चारपाई पर कॉलेज के यूनिफॉर्म में बेखबर लेटी थी। अजीब सा हुलिया हो रहा था इसका, ऐसा लगता जैसे कोई मेहनत वाला काम करके आई है। मैं गुस्से से इसके साथ बोली। उसे कहने लगी तुम्हें मालूम भी है कि टाइम क्या हुआ है? ये वक्त है तुम्हारे घर आने का, और तुमने हरीम के साथ आना जाना क्यों बंद किया है? मुझे बताया तो होता कि तुम अकेले ही कॉलेज जाती हो। बिस्मा ने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया, चुपचाप उठकर अंदर चली गई। मैं इसके पीछे पीछे इसके कमरे में गई तो वो कहने लगी अम्मी अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं, आप बाद में आना। ये कहते ही इसने मेरे मुंह पर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। इसने आज तक मुझसे इस तरीके से बात नहीं की थी। इसकी बदतमीजी पर मैं दिल खोल के रह गई थी। थोड़ी ही देर बाद मेरे शोहर भी अपने काम से लौट आए थे, इसलिए मैंने बिस्मा पर ज्यादा गुस्सा करना जरूरी न समझा और घर के दीगर कामकाज निपटाने लगी।
2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए। मैं देख रही थी कि बिस्मा 3-4 दिनों से कॉलेज नहीं जा रही थी। मैं इसे किसी काम का कहती तो कहती कि अम्मी मेरे सर में दर्द है, या फिर कहती कि मेरी टांगों में दर्द है। कोई ना कोई बहाना करके वो मेरे कहे हुए काम को टाल दिया करती। वो मेरी इकलौती और लाडली बेटी थी, इसलिए मैं इससे ज्यादा काम पर जोर न डालती थी। फिर एक दिन मैंने इसके कहने पर दाल चावल बनाए और मेरा बेटा और उबैद और हम तीनों बैठकर बड़े आराम से खाना खा रहे थे कि अचानक ही बिस्मा को उबकाई आई और वो मुंह पर हाथ रखते हुए वॉशरूम भाग गई। मैं तशवीश से इसे देखने लगी, समझी कि शायद इसका पेट खराब है, तभी तो इसका खाना खाने को दिल नहीं चाह रहा। फिर वाकई इसने खाना नहीं खाया, बल्कि जाकर अपने कमरे में चारपाई पर लेट गई। मैं इससे कहने लगी कि बिस्मा अगर पेट में दर्द है या हाजमा खराब है तो मैं तुम्हें गोली ला देती हूँ, लेकिन वो कहने लगी कि अम्मी मेरी तो बहुत दिनों से ही तबीयत खराब है। फिर मैंने इसे पेट के दर्द की गोली दी और आराम करने का कहकर मोहल्ले में अपनी सहेली से मिलने चली गई। फिर दूसरे दिन वो सुबह नाश्ता करने बैठी तो अचानक ही इसे उबकाई आई और दोबारा उल्टी करने वॉशरूम भाग गई। इसकी ये तबीयत मेरे औसान खता कर रहे थे। मैं वो बात सोचना नहीं चाहती थी जो मेरे जहन में आ रही थी। काफी देर तक इसके वॉशरूम से बाहर आने का इंतजार करती रही, जहाँ पर वो उल्टी पे उल्टी करके निढाल हो रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वॉशरूम से निकली और चकराते हुए सर के साथ जाकर अपने कमरे में लेट गई। मेरे हाथ पांव में ठंडे पसीने आ रहे थे। मैंने कमरे में दरवाजे पर झांक कर देखा तो मैं हैरान रह गई थी। वो मोबाइल पर किसी का नंबर मिलाकर बार बार फोन कर रही थी। शायद इससे फोन कर रही थी, वो उठा नहीं रही थी। मैं सोचने लगी कि क्या बात हो सकती है, बिस्मा की ऐसी हालत क्यों है। अपने दिल का शक दूर करने के लिए शाम को इसके अब्बू के आने के बाद मैं इसके करीब रहने वाली एक डॉक्टर की क्लिनिक पर ले गई। अभी भी इसकी हालत बुरी थी। वो बार बार मुझे कह रही थी कि अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वापस घर चलते हैं। लेकिन मैंने इसे गुस्से से कह दिया कि जब तक तुम्हारा चेकअप नहीं हो जाता तुमने यहाँ से हिलना नहीं है। मेरी बात पर वो खौफजदा थी, चारों तरफ देख रही थी। क्लिनिक पर रश था। फिर हमारा नंबर भी आ गया। मैं बिस्मा को लेकर डॉक्टर के पास चली गई। इससे कहने लगी कई दिनों से इसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो बिस्मा की आंखें खोलकर चेक करने लगी। इसका बीपी चेक किया जो लो हो रहा था। बिस्मा ने डॉक्टर के पूछने पर बताया कि इसे पेट में एक जानिब दर्द रहता है। फिर बिस्मा को चेक करने के बाद वो अंदर ले गई तो मैं भी इसके साथ ही खड़ी थी। जैसे ही अल्ट्रासाउंड करने के बाद वो सब लेकर बाहर आई तो मुझे बड़े गौर से देखती रही। मेरे पूछने पर इसने रूह खींचने वाला इंकशाफ किया कि इसने मुझे जमीन से आसमान पर पटक दिया। लेडी डॉक्टर का कहना था कि मेरी कंवारी बेटी मां बनने वाली है। इसकी बात सुनकर मैं शर्म के मारे जमीन में गड़ने को थी, क्योंकि वो हमारे मोहल्ले की ही लेडी डॉक्टर थी। मुझे अच्छी तरह जानती थी कि मेरी बेटी की अभी शादी नहीं हुई। मेरे होशो हवास मेरा साथ ना दे रहे थे। समझ ही नहीं आई कि मैं डॉक्टरनी से क्या बात करूं। बिस्मा मेरे बराबर में ही सर झुकाए बैठी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरी तरबियत का इतना गलीज चेहरा मुझे दिखाएगी। मैं वहीं बैठकर रोने लगी तो लेडी डॉक्टर ने मुझे तरस भरी नजरों से देखा। फिर मैं इसके कदमों में बैठ गई। इसे कहने लगी कि डॉक्टर साहिबा खुदा के लिए मेरी मदद करे। मेरे शोहर को अगर ये बात पता चल गई तो वो ना सिर्फ मुझे कत्ल कर देगा बल्कि मेरी बेटी को भी जान से मार देगा। आप किसी भी तरह करके इसके पेट से ये गुनाह जाया कर दें। मैं इस गुनाह का बोझ लेकर अब वापस घर नहीं जा सकती। एक ना एक दिन ये बात मेरे शोहर के सामने खुल जानी है। आप मुझसे लाखों रुपए ले लें लेकिन मेरा ये काम कर दें। ये डॉक्टर के अंदाज में ना हवा थी। वो कहने लगी कि बीबी तुम जैसी लापरवाह माहों की औलादें ही ऐसे गुल खिलाती हैं। अपनी बेटी के ऊपर उकाब की तरह नजर रखनी थी। तुम्हें पता है कि आजकल जमाना कैसा है। तुमने दे दी होगी खुली छूट, तभी तो तुम्हारी बेटी ने ये दिन दिखाया है। अब ले जाओ इस गुनाह को यहाँ से। मैं ऐसा काम नहीं करती, क्योंकि मैंने इस बच्चे का खून कर दिया तो ये गुनाह मेरे सर रहेगा। दुनिया की जिंदगी तुम ऐसे गुजार लोगी, लेकिन आखिरत में मैं इस सब के सामने क्या जवाब दूंगी। इसकी खरी खरी बातें सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। फिर बिस्मा का हाथ थामे इसे लेकर घर आ गई। मेरे शोहर घर पर ही बैठे टीवी देख रहे थे। बिस्मा अपने बाप के सामने नजरें झुकाकर कमरे में चली गई। मैं भी इनके बराबर में बैठ गई। इसके बाप मुझसे पूछने लगे क्या हुआ, बिस्मा को तबीयत तो ठीक है ना इसकी। वो बाप वाले भरे अंदाज में पूछ रहा था, लेकिन मेरे अंदर तो जैसे जान ही ना बाकी थी। मैंने इन्हें ये कहकर टाल दिया कि बिस्मा ने बासी समोसे खा लिए थे, जिसकी वजह से इसका हाजमा खराब हो गया था। फिर जैसे ही वो घर से बाहर निकले मैं फौरन ही बिस्मा के सर पर जाकर खड़ी हुई। इसे बाजू से पकड़कर झंझोड़ा और गुस्से से कहने लगी, तुमने मेरी दी हुई आजादी का नाजायज फायदा उठाया। तूने मुझे आज जमीन में जिंदा गाड़ दिया। बताओ मुझे सच सच के किसका गुनाह लेकर अपने पेट में घूम रही है। मैं इससे कमरे का दरवाजा बंद करके धीमे धीमे लहजे में पूछ रही थी। मुझे डर था कहीं दीवारों के आसपास कान लगाकर कोई हमसाई ना खड़ी हो।
जब दूसरों की टो लेने के लिए दीवारों के साथ कान लगाकर सुन सकती थी तो दूसरे भी तो यही करते होंगे। बिस्मा ज़ारो कतार रोने लगी, फिर कहने लगी, अम्मी कॉलेज में मेरे साथ एक लड़की पढ़ती है, वो डिफेंस में रहती है। इसका भाई इसे कार में लेना आता था। इसने मुझे कॉलेज के बाहर गेट पर खड़े देखा तो मेरा नंबर इस लड़की से ले लिया। मैंने भी इसकी बातों में आकर इस लड़के से दोस्ती कर ली। मुझे रोजाना कार में कहीं न कहीं घुमाने ले जाता। फिर एक दिन वो मुझे किसी रेस्टोरेंट में ले जाने की बजाय किसी फ्लैट पर ले गया। इसने मुझे कोई शरबत पीने के लिए दिया, जिसे पीकर मैं अपने होश में ना रही। 2-3 घंटे तक मैं इसके फ्लैट पर बेहोश पड़ी रही। जब आंख खुली तो मेरा सब कुछ लुट चुका था। इस फ्लैट पे कोई भी ना था। मैं गिरती पड़ती घर आई थी। दूसरे दिन मैं बार बार इस लड़के को फोन कर रही थी, लेकिन इसने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। मुझे नहीं पता कि 3-4 महीने बाद मेरे साथ ये सब होने वाला है। इसका गुनाह वाकई ही नाकाबिले माफी था, लेकिन इससे पहले कि ये बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती, मेरे शोहर को पता चल जाता। मुझे ही कुछ करना था। मोहल्ले में यूं 3-4 दोस्तें थी, लेकिन मैं किसी को भी इस राज में शरीक नहीं कर सकती थी, क्योंकि कोई औरत किसी दूसरी औरत का राज ज्यादा देर तक अपने पास नहीं रख सकती। अब परेशानी से मेरे दिमाग की नस फटने को थी, तभी मेरे जहन में एक ख्याल आया। हमारी कॉलोनी में एक उम्र रसीदा नर्स रहती थी, तो पैसे के इवज हर किस्म का काम कर दिया करती थी। 1-2 बार मेरी सहेली अपने 5 बच्चों के बाद छठा होने पर इससे अपना हमल जाया करवाने गई थी। फिर दूसरे दिन मैं बिस्मा को लेकर इसी नर्स के पास पहुंच गई। मैंने इसकी हथेली पर 50,000 रुपए रख दिए। फिर कहने लगी, तुम और भी जितने पैसे मांगोगी मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी बेटी और मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो। मेरा ये काम कर दो। इसने वो 50,000 रुपए तो रख लिए, लेकिन फिर कहने लगी, इसके लिए मेरी एक शर्त है। ये काम बहुत रिस्क वाला है, इसलिए तुम्हें हर महीने मुझे एक खतीर रकम देनी होगी, तभी मैं तुम्हारा ये काम करूंगी। मैंने इसकी बात मानकर इसी वक्त हामी भर ली हूँ। इसने एक दिन रात को बुलाकर मेरा काम कर दिया और मेरी बेटी की सजा से जान छुड़वा दी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरी और मेरी बेटी का ये गुनाह जिंदगी भर मुझे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस चालाक नर्स ने मेरी बेटी की पूरी वीडियो बनाकर अपने पास महफूज कर ली थी। अब वो इसे दिखाकर हमें ब्लैकमेल करती और कहती कि हर महीने 50,000 मुझे देने होंगे। जिस महीने ये रकम थोड़ी लेट हो जाती तो फौरन ही वीडियो मोहल्ले में फैलाने की धमकी दे देती। अब मैं और मेरी बेटी अपनी जिंदगी से तंग हैं। इसके गुनाह का बोझ मैं अपने सर पर लादे फिरती हूँ। हर वक्त मेरे सर पर एक खतरे की तलवार मंडलाती रहती है। न जाने कब वो घटिया औरत हमारी वीडियो किसी को दिखा दे। अगर खुदा न खास्ता कल को मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी तो वो इसके ससुराल वालों तक वीडियो दिखा सकती है। अब मैं जाए नमाज पर बैठकर अपने गुनाह की माफी मांगती हूँ। साथ ही अपनी बेटी को भी कहती हूँ कि ना सिर्फ तुमने अपनी बल्कि मेरी जिंदगी को भी तबाह कर दिया। जिस दिन तुम्हारे अब्बू को ये बात पता चल गई, इसी दिन इसने मेरा गला दबाकर मुझे मार देना है। इस तरह मेरी बात सुनकर रोती है। मुझे इसका रोना भी देखा नहीं जाता। क्या करूं, आखिर माँ होना। काश पहले ही मैं मोहल्ले की खबर रखने की बजाय अपनी बेटी की खबर रख लेती तो ये मनहूस दिन मुझे किसी सूरत ना भुगतने पड़ते। अब एक नन्हे मासूम बच्चे को जाया करने का बोझ मैं अपने कंधों पर लेकर घूम रही थी। सजदे में गिरकर अपने गुनाहों की माफी मांगती हूँ। अपनी बेटी की आने वाली जिंदगी की खुशियों की दुआ करती हूँ।